नमस्कार दोस्तों। इस लेसन में हम उत्तराखंड में जो हाल ही में प्राकृतिक आपदा आई है उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि इन घटनाओं के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं और क्या हमारा डेवलपमेंट ऐसा हो गया है कि हम प्रकृति को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें ऐसे कौन से मुद्दे फाइंडिंग करने हैं जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसमें ये भी मैंने शामिल किया है कि यूपीसी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का एक मॉडल आंसर भी इसमें शामिल किया है। मुख्य रूप से आज जो आंसर राइटिंग में हम देखेंगे कि एक केस इथिक्स केस स्टडी देखेंगे और उसके एक मॉडल आंसर फॉर्मेट को भी हम लास्ट में जानेंगे। तो ये लेसन बहुत ही रोचक होने वाला है। आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको एग्ज़ाम के हिसाब से इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। एक तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है। वैसे ये घटनाएँ काफ़ी दुखदाई है हमारे लिए, काफ़ी इसमें जन-धन की हानि हुई है। तो लेकिन आने वाले समय में हम इन घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं? तो इन घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार इन ये घटनाओं के पीछे कारण क्या हैं, इनके समाधान क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीलिम्स के हिसाब से मुख्य रूप से ये हो सकता है कि जो यहाँ की लोकेशन है कि कहाँ पे ये घटनाएँ घटी है, कौन-सी यहाँ पे नदियाँ हैं, कौन-सा ग्लेशियर है, कौन-सी यहाँ पे झील है। इसके अलावा काफ़ी इसमें शब्दावलियाँ हैं कि ग्लेशियर रिट्रीट क्या होता है, परमाफ्रॉस्ट इसमें क्या होता है, ग्लेशियल बर्स्ट जो घटनाएँ होती है ऐसी क्षेत्रों में झीलों का ऐसे कह सकते हैं कि जिलों में काफ़ी पानी भर जाने के कारण वहाँ पर बाढ़ आता है, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स बोलते हैं। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि किस प्रकार आईपीसीसी ने इसको असेसमेंट पहले ही कर दिया था कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वैश्विक तापन की समस्याएं के कारण किस प्रकार ग्लेशियरों को नुकसान हो रहा है और वो आने वाले समय में किस प्रकार प्राकृतिक आपदा का रूप ले सकते हैं। तो उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ऐसी घटनाएँ होती है, तो इन घटनाओं के पीछे के जो कारण है, वो निश्चित रूप से आप लोगों को जानने चाहिए। इनके प्रभाव क्या हो सकते हैं जानने चाहिए और इनके समाधान क्या हो सकते हैं। एग्ज़ाम के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हम जानेंगे किस प्रकार इसको देखो। हाल ही में यूपीएससी मेंस की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो कि कहीं न कहीं एनवायरनमेंट से जुड़े हुए थे, एनवायरनमेंट समस्याओं से जुड़े हुए थे। तो उन टॉपिक को हम पहले से ही किस प्रकार तैयार कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम गेन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस लेसन को हम करने वाले हैं। तो इसमें आपके जानने लायक लोकेशन है। निश्चित रूप से आप जब भी ऐसी लोकेशन होती है तो आप इंडिया के मैप से अपने नोट्सों में ये बनाया करो कौन-सी जैसे इसमें है धौलीगंगा कहाँ पर है, ऋषिगंगा नदी कहाँ पर है। इनके आगे डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर जो धौलीगंगा घाटी है, इस पर ये घटना घटी है। तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। जैसे ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे गंगा नदी जो है यहाँ पर, जैसे देवप्रयाग में मुख्य रूप से गंगा नदी जब बनती है, दो प्रमुख शाखाओं से बनती है। एक नदी है भागीरथी और दूसरी नदी है प्रमुख रूप से अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, वहीं से फिर ये गंगा बनती है और आगे हरिद्वार से आगे ये मैदानों में उतरती है। तो एक तो ये अच्छी लोकेशन, मैपिंग की लोकेशन हो सकती है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा जो प्रमुख जो घटना घटी है, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पे नंदा देवी ग्लेशियर ऊपर है, साथ ही साथ यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क भी है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किस पार्क में से कौन सी नदी गुजरती है, तो यहाँ से इस हम देख सकते हैं कि नंदा देवी नेशनल पार्क से धौलीगंगा रिवर निकलती है और जो घटनाएं घटी है वो इन्हीं नदियों में घटी है, धौलीगंगा रिवर और यहाँ पे ऋषिगंगा रिवर। यहाँ पे कल वाली जो घटनाएं घटी है, जो भी ग्लेशियर का टूटना और नदी में आकर गिरना और वहाँ से बाढ़ को जन्म लेना, ये कारण यहीं पर घटित हुआ है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे प्रमुख जैसे धौलीगंगा रिवर है, बाद में ऋषिगंगा इसमें मिलती है और आगे देखो इसमें एक और नंदाकिनी नदी मिलती है, एक और पिंडेर या पिंडार रिवर भी अलकनंदा में मिलती है। आगे ऊपर से एक मंदाकिनी रिवर आती है। तो ये शाखा जो है गंगा की सहायक शाखा, इसको अलकनंदा नाम दिया गया है और ऊपर से जो आती है उसको भागीरथी नाम दिया गया है। तो यहाँ से ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन हम देख सकते हैं। इसमें आप ये भी देख सकते हो कि डिटेल में जानना चाहो तो नंदा देवी नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसके अलावा ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है। तो आप इसमें और भी अपने यदि चीज़ों को जानना चाहते हो तो आप गूगल करना इनको, नंदा देवी नेशनल पार्क में कौन से जो भी फ्लोरा है, फूना है, वहाँ की कौन से एनिमल्स है, इंपॉर्टेंट क्षेत्र क्या हो सकता है, उनको आप निश्चित रूप से जान सकते हो। तो ये तो बातें हो गई जो कि कल चर्चा में रही थी। आगे हम स्लाइड में देखेंगे जो भी घटनाएं घटी है, इसमें ग्लेशियर रिलेटेड क्या होता है उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। क्योंकि यहाँ से जब भी ऐसी शब्दावलियाँ चर्चा में रहती है ना, तो आप उनको थोड़ा गहराई से जाना करो कि ये घटनाएं क्या है, इनके पीछे कौन से कारण है। जो भी शब्दावली चर्चा में रहती है उसको थोड़ा सा जिज्ञासु प्रवृत्ति बन के आपको उसको जानना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं।
जैसे इसमें एक तो चर्चा में रहा कि परमाफ्रॉस्ट है ना, ये काफ़ी चर्चा में रहा है और परमाफ्रॉस्ट को जानना बहुत ही आवश्यक है। देखो सामान्य भाषा में परमाफ्रॉस्ट क्या है कि धरातल पर एक मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर स्थायी रूप से बर्फ जमी रहती है और बर्फ के अंदर वहाँ की वनस्पति है, इसके अलावा जो जीव जंतु मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो भी उसके अंदर होते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट को आप यदि देखना चाहो तो देखो इस डायग्राम में ही देखो, ये परमाफ्रॉस्ट का एक अच्छा सा डायग्राम है यहाँ पे, अच्छा सा चित्र है। इसमें देख सकते हो कि ये मतलब परमाफ्रॉस्ट है, यानी जमी हुई बर्फ है जो कि काफ़ी मतलब सालों से जमी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो ताज़ा बर्फ जमी रहती है धरती पर आती है मिट्टी पर जमती है, वो नहीं, मतलब इसमें काफ़ी पुरानी सालों से, कई सालों से, हज़ारों सालों से जमी होती है ना, उसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आप जानते हो कि मतलब जो भी पदार्थ होता है ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मिट्टी के अंदर जो भी वनस्पति होती है, जीव जंतु होते हैं, काफ़ी इसके अंदर होते हैं। और इसमें ये भी है कि अभी उनका मतलब कह सकते डिके नहीं हुई है, यानी उनका अवर्धन अभी चालू नहीं हुआ है, क्योंकि तापमान जो है ना काफ़ी न्यूनतम रहता है यहाँ पे। तो आने वाले में समय में ये खबर निकल के आ रही है कि जो परमाफ्रॉस्ट है ना, उसके पिघलने से बहुत सारी समस्या आने वाली है। और वो समस्या कौन सी, इस डायग्राम में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि परमाफ्रॉस्ट से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, निश्चित रूप से प्रीलिम्स से जुड़े हो सकते हैं। जैसे इसमें ये हो सकता है कि इससे एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। भाई ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगा? एक तो जब है ना, जब सतह से नीचे जो बर्फ होती है, जमी हुई बर्फ है ना, जब टेम्परेचर के कारण ये बर्फ पिघलेगी ना, तो इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका अपरदन शुरू होगा। और ऑर्गेनिक मैटर का जब अपरदन शुरू होगा तो हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पर मीथेन गैस वगैरह होती है, वो यहाँ से निकल सकती है। और मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस भी है जो कि निश्चित रूप से वैश्विक तापमान को बढ़ाने में योगदान दे सकती है। तो इससे जुड़ा हुआ एक तो ये मुद्दा हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग से इनको पिघल रहे हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली, यानी एक साइकिल चल जाएगा। मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्या करेंगे, परमाफ्रॉस्ट को पिघलाएंगे और ये क्या करेंगे, ये इन्वायरमेंट में मीथेन और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी अन्य गैसें हैं वो यहाँ से रिलीज करेंगे। तो ये तो निश्चित रूप से ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने वाले हैं। देखो यहाँ पर इसमें लिखा भी है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को सरफेस टेम्परेचर टू राइज, मतलब इससे बढ़ने वाला, इससे क्या होगा, परमाफ्रॉस्ट गर्म होंगे और इससे क्या होगा, जो भी मतलब उनके अंदर फ्रोजिंग ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होगा, उनका मतलब डीके शुरू होगा। और आप जानते हो कि ऑर्गेनिक मैटर जब डीके होता है तो उससे बहुत सारी गैसें निकलती है। इसके बाद में क्या होगा, इन्वायरमेंट में रिलीज होगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज है ना, मीथेन हो गया, CO2 हो गया, वो इन्वायरमेंट में रिलीज होगा। और ये क्या करेगा, मतलब एक तरह से इमिजन फ्रॉम परमाफ्रॉस्ट एक्सलेट ग्लोबल वार्मिंग, यानी ये भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा। तो भविष्य में ऐसा कहा जा रहा है कि परमाफ्रॉस्ट है ना टाइम बम हो सकता है। और ये क्यों हो रहा है कि हमारी गतिविधियों से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो स्थायी रूप से जमी हुई बर्फ है वो भी पिघलेगी। और ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इन घटनाओं को मतलब हम देख सकते हैं कि काफ़ी चरघातांकी वृद्धि हो सकती है इसमें। और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि एक कारण, जैसे कल उत्तराखंड में ग्लेशियर जो पिघले हैं या उनकी जो घटनाएं घटी है, उसके पीछे ये भी हो सकता है कि परमाफ्रॉस्ट भी वहाँ पे पिघल रहे हों, एक घटना के रूप में बताया जा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि परमाफ्रॉस्ट क्या है, इसके कारण मतलब ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो सकता है, किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग इसको प्रभावित कर सकता है। तो दोनों जुड़े हुए मुद्दे हो सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे, एक इसमें मुद्दा है कि ग्लेशियल रिट्रीट का मुद्दा है। ये बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझते हैं। जैसे हम मुख्य रूप से देख सकते हैं कि ग्लेशियर काफ़ी नीचे तक मतलब होते हैं ना, लेकिन समय समय के साथ क्या होता है, जब तापमान की समस्या आती है, मतलब तापमान बढ़ता है, तो फिर ये ग्लेशियर क्या होते हैं, पीछे की ओर हटते चले जाते हैं। देखो यहाँ पर इस तस्वीर में देखना, यहाँ पे काफ़ी आगे तक है ना, लेकिन आगे मतलब अब देखो इसमें यहाँ पे खाली हो गया, यहाँ पे मतलब ग्लेशियर पिघल गए। तो ये रिट्रीट का मतलब होता है ऊपर की ओर चले जाते हैं, मतलब बहुत ही कम होते जाते हैं। एक समय तक ये होगा कि यहाँ तक बचेंगे केवल, नीचे तक पूरा मतलब खाली हो गया, यानी ग्लेशियर स्थायी रूप से पिघल गए। तो ये हो रहा है कि वैश्विक तापन के कारण, ग्लेशियर के पिघलने की घटनाओं के कारण ग्लेशियर रिट्रीट होता है। अब ग्लेशियर रिट्रीट होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आती है। एक तो ये होता है कि ग्लेशियर ज़्यादा पिघलते हैं ना, तो मतलब जैसे हिमालयन रीजन है, वहाँ पे यदि ज़्यादा ग्लेशियर पिघलते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा झीलों का निर्माण होता है। और ज़्यादा झीलें बनती है ना, तो फिर उन झीलों के मतलब एक कह सकते हैं फूटने की समस्या आ सकती है। जैसे कि केदारनाथ में जो समझ बाढ़ आई थी, उसमें मानसून के कारण झीलों में ज़्यादा पानी आया था, और उस झील के कारण फिर वो झील मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी आने से फूट गई एकदम, और फिर अचानक बाढ़ आ गई थी। तो कल भी ये घटना घटी थी कि ग्लेशियर मतलब पिघला है और वो एक वहाँ की एक झील वगैरह या नदी की घाटी में आके गिरा है। तो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाएं घटी है। इनकी वजह से फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मानवीय
मतलब त्रासदी आ सकती है, मानवीय घटनाएँ घट सकती है। अब देखो इनके पीछे कारण क्या है? कारण तो ये है कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब उत्तराखंड में ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाँधों का निर्माण किया जा रहा है, वनों का काफ़ी विनाश कर दिया गया है। देखो वहाँ पर पहले भी चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन के अलावा अन्य स्थानीय लोगों ने भी ये बातें बताई कि यदि हम यहाँ के पारितंत्र को, यानी जो हिमालयन इकोसिस्टम है, हिमालयन जो पर्वत पारितंत्र है, यदि उसको हम विनाश के स्तर पर ले जाते हैं हमारे डेवलपमेंट के द्वारा, देखो इनसे क्या होता है कि फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंसिटिव ज़ोन है। एक तो हम ये जानते हैं कि हिमालयन रीजन है ना, प्लेट ट्यूटरिंग के सिद्धांत के अनुसार काफ़ी मतलब सेंसिटिव ज़ोन है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि इंडियन जो प्लेट है ना, वो यूरेशियन प्लेट से लगातार टकरा रही है। तो इसके कारण यहाँ की जो चट्टानी संरचनाएँ होती है, वो भू-स्थिति की जो है, वो काफ़ी मतलब क्रिटिकल हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब आप ज्योग्राफी 11th क्लास की पढ़ते हो, तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार जो हमारा हिमालयन रीजन है, कि अभिसारी जो सीमा होती है प्लेट ट्यूटरिंग के सिद्धांत में, वो यहाँ पर देखी जा सकती है। तो उसके कारण भी ऑलरेडी यहाँ पर क्या होता है कि भूस्खलन की घटनाएँ या जो हिमस्खलन है, इनकी घटनाएँ लगातार होती रहती है। तो इसके पीछे दोनों घटनाएँ ज़िम्मेदार है। एक तो प्राकृतिक घटनाएँ भी ज़िम्मेदार है और मानवीय घटनाएँ भी ज़िम्मेदार है। जब भी आप मेंस के आंसर लिखते हो ना, तो उनको इन घटनाओं को, दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना कि भाई केवल मानव ज़िम्मेदार नहीं है। प्राकृतिक घटनाएँ भी है कि भाई ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्लेटें टकराती है आपस में, अभिसरण होता है। अभिसरण के कारण क्या होता है, मतलब यहाँ पर निरंतर हिमालय की ऊँचाई भी बढ़ रही है। तो एक तो यहाँ की जो भू-स्थिति की है ना, वो भी अपने आप में ऐसी है कि सेंसिटिव है। और दूसरी तरफ ये है कि मानव यहाँ पर कौन-सा ऐसे कार्य कर रहा है कि ब जिन क्षेत्रों में यार जहाँ पर डैम नहीं बनानी चाहिए, या जहाँ पर मतलब सुरंगें नहीं होनी चाहिए थी, या जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए था, वनों का मतलब ज़्यादा ह्रास नहीं होना चाहिए था, तो ऐसी घटनाएँ बढ़ रही, तो इनके पीछे दोनों ही घटनाएँ ज़िम्मेदार है। और इसके अलावा वैश्विक तापन की समस्या है ही। वैश्विक तापन में दोनों ज़िम्मेदार है। प्रकृति के कारण भी वैश्विक तापन होता है कि समय-समय के हिसाब से हिमयुग और गर्मयुग आता है। लेकिन दूसरी तरफ मानव जो कंज़प्शन कर रहा है, कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, उसकी वजह से भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ये दोनों कारण है। तो यहाँ पे ये मुद्दा था हमारा, तस्वीर में आप देख सकते हो। ये ग्लेशियर रिट्रीट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट था। एक हमने पढ़ लिया परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। तो आगे हम देखते हैं स्लाइड में। ये परमाफ्रॉस्ट की तस्वीर है। और देखो यहाँ से 11th क्लास की जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे फिजिकल ज्योग्राफी की, उसके अंदर ऐसी स्थलाकृतियाँ होती है कि अपर्दन और निक्षेपण के कारण स्थलाकृतियाँ बनती है। तो हिमानी अपर्दन और निक्षेपण से कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है, वो इसमें बताया गया है। देखो इसमें ये भी बताया गया है कि मतलब ग्लेशियल रिट्रीट होता है तो क्या होता है, फिर ग्लेशियर खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो ग्लेशियर रीजन है या पर्वतीय हिमानी क्षेत्र है ना, वहाँ पर ऐसी स्थलाकृतियाँ बनती है जैसे ड्रिमलिन होगी। ड्रिमलिन क्या होती है, मतलब एक उल्टी नाव, या मतलब उल्टी नाव क्या आकृति है, एक गोलाकार ऐसी आकृति होती है। ये मतलब वही है कि हिमानी के कारण ही बनती है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झीलें बनती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। देखो ग्लेशियर जब पिघलते हैं ना, तो जब नीचे पिघल के आते हैं, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अपरदन की संख्या ज़्यादा होती है, जैसे अपरदन यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पर झील बनने लग जाएगी एक तरह से। और यदि इस झील में ज़्यादा पानी आ गया ना, तो फिर ये झील अचानक मतलब क्या हो जाएगी, इसमें टूट जाएगी, मतलब इनके किनारे टूट जाएंगे और अचानक निचले वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, बाढ़ की घटनाएं होगी। तो मतलब ये एक समस्या आजकल देखी गई है हिमालयन रीजन में, विशेष तौर पे सिक्किम में ऐसा देखा गया है कि मतलब ग्लेशियरों के पिघलने के कारण जो झीलों का निर्माण हो रहा है, और वो झीलें फिर बाढ़ का कारण बन सकती है। तो इनको भी हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप ये जो स्थलाकृतियाँ देख सकते हो, जैसे मोरेन इसमें वर्ड आया, तो मोरेन मतलब ये है कि हिमानी के कारण जो भी अपरदन यहाँ पे जमा होता है ना, वो मोरेन है। ड्रिमलिन एक मतलब अपरदनात्मक या निक्षेपण से स्थलाकृति बनने वाली है, वो यहाँ पे आ गया है। तो आप 11th क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ो, तो इन चीज़ों को भी जानना, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें चर्चा में रहती है ना, ग्लेशियर वगैरह, तो यहाँ से हो सकता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन निकल जाए। इसके अलावा यहाँ पर एक एस्कर वर्ड है, तो इन चीज़ों को आप निश्चित रूप से जानना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मतलब ये एक मतलब हिमालय रीजन के हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि किस प्रकार जो ग्लेशियर आते हैं, ग्लेशियरों से फिर नदी को पानी मिलता है। लेकिन यदि ग्लेशियर ज़्यादा मात्रा में टूट गए ना, ज़्यादा मात्रा में पिघल गए, तो नदी में बाढ़ आना स्वाभाविक है। तो ऐसी घटनाएं तो घट रही है लगातार, कि इन चीज़ों के बारे में हम पहले से जान लेते हैं कि इन क्षेत्रों क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, हम रियल टाइम निगरानी कर सकते हैं कि यार कौन से ग्लेशियर पिघल रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा सेटेलाइट से इनकी मैपिंग भी लगातार होती रहती है। लेकिन जैसे कल की घटना घटी है, उसके बारे में हमें आंकलन ही नहीं था कि ऐसी घटना अचानक कैसे हो गई। तो उसके अंदर ये हो सकता है कि कहीं न कहीं ह्यूमन जो गतिविधियाँ हैं उस क्षेत्र में, वो भी ज़िम्मेदार हो सकती है। इसके अलावा जो परमाफ्रॉस्ट है वो अंदर ही अंदर पिघलती रही होगी, वो भी कारण हो सकता है। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। तो ऐसी आप मतलब देख सकते हो इस स्थलाकृति में किस प्रकार मतलब हिमालय पिघल के, ग्लेशियर पिघल के नीचे की ओर आते हैं, और फिर वहाँ पर एक तरह से झीलें बनती है, झीलों से पानी आता है, पानी से नदियाँ में आता है, नदियों से किस प्रकार
हमारा जो कल्चर है वो जुड़ा रहता है। लेकिन यदि हम ज़्यादा गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं ना, तो फिर ज़्यादा पानी की मात्रा आएगी। इसमें ये भी एक इस साल भी मतलब एक क्वेश्चन आया था, जीएस फेस्ट में एक हिमालय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था कि किस प्रकार ग्लेशियर पिघल के मतलब हमारे जल संकट का कारण बनने वाले हैं। तो दीर्घकाल क्षेत्र अल्पकाल में तो ये होगा कि नदियों में बाढ़ आएगी या नदियों में पानी ज़्यादा आएगा, लेकिन दीर्घकाल में ये होगा जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे ना, तो पानी कहाँ से आएगा। तो मतलब बहुत सारी ऐसी समस्या आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन समस्याओं का समाधान यही हो सकता है कि हम समय से पहले इनके प्रति जागरूक हो जाएं। जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, वो डेवलपमेंट हमारा क्या होना चाहिए, सस्टेन डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें हम इन्वायरमेंट को भी एक स्टेक होल्डर के रूप में माने। और यदि हम जैसे हाल ही में ये बताया भी गया कि उत्तराखंड में भी नदी को एक मतलब मानव का दर्जा दिया गया है, उसको भी कुछ प्राकृतिक अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसी चीज़ें इनिशिएटिव करके हम सुधार सकते हैं। इसके अलावा ये भी है कि यार स्थानीय जैसे लोग हैं वो ना प्रकृति से जुड़े रहते हैं। जैसे चाहे जनजातीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि काफ़ी लोग ये चीज़ें मतलब करते हैं कि यार डेवलपमेंट में हम लोगों को भी शामिल करो। कहीं हम देखते हैं कहीं भी हम मतलब जैसे बांध बनाया जाता है तो वहाँ से स्थानीय लोगों को विस्थापन की समस्या आती है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर बात करने का ये है कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए ना, वो सस्टेन डेवलपमेंट होना चाहिए। आगे हम जानते हैं, जैसे एक केस स्टडी को हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले एक और मतलब इसमें देख सकते हैं कि एक जो झील वाले में बता रहा था कि इसके कारण मतलब काफ़ी ज़्यादा सिक्किम का एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सिक्किम के अंदर क्या होता है, जैसे सिक्किम हिमालय रीजन में नीचे की ओर फिर क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ पर झीलें बनती है, ठीक है। झीलें ऐसी आती है कि वहाँ से ग्लेशियर पिघलता है और इसमें काफ़ी पानी जमा होता रहता है। तो वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि मुख्य रूप से वहाँ आप कभी लोकेशन में देखना कि वहाँ पर 2-3 झीलें इंपॉर्टेंट है जो कि ग्लेशियरों के पानी से आकर उनमें जल जमा होता है। तो वहाँ पर अभी हाल ही के दौरान आपदा प्रबंधन की टीम ने क्या किया कि झीलों में जो पानी एकत्रित होता है ना, उनको उन्होंने जगह-जगह पाइप लगा दिए ना। तो गुरुत्वाकर्षण ढाल के कारण जो पाइप होता है ना, उसका पानी नीचे की ओर आ रहा है उसमें। तो इसमें उसमें रियल टाइम निगरानी ये रखी जा रही है कि जैसे झील में जैसे ही पानी ज़्यादा होगा ना, तो एक तो पाइपों के माध्यम से वो निचले क्षेत्र में जहाँ पर पानी की कमी रहती है, उन क्षेत्रों में पाइपों के माध्यम से पानी चला जाएगा। इसमें एक ये भी है कि गुरुत्वाकर्षण बल के सारे इन पाइपों को लगाया गया है, तो हमें एक्स्ट्रा कोई एनर्जी इसमें खर्च नहीं करनी पड़ेगी। स्थायी रूप से हमने एक समाधान निकाल दिया कि जैसे ही झील में एक एक सीमा से ऊपर पानी होगा, तो वो पानी पाइपों के माध्यम से उन क्षेत्रों में चला जाएगा जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो एक तो ये एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि इनको हम समाधान कैसे निकाल सकते हैं कि जो अचानक ग्लेशियर पिघलते हैं या झील के जो फटने की समस्या आती है, झील फूट कर मतलब किस प्रकार बाढ़ को जन्म दे सकती है, तो उनका हम समाधान निकाल सकते हैं। एक आप समाधान में ये बता सकते हो कि जैसे सोनम वांगचुक है, तो वहाँ पर क्या कर रहा है सोनम वांगचुक क्या कर रहे हैं कि जैसे वहाँ पर वो स्तूप बर्फ बनाते हैं कि ऐसे आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक किस प्रकार लद्दाख के क्षेत्र में पानी को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे वो एक्स्ट्रा जो पानी होता है, चाहे वो झीलों का एक्स्ट्रा पानी हो या नदियों का जो पानी होता है, उनको वो एक इस प्रकार आकार दे रहे हैं कि टेम्परेचर के हिसाब से वो एक स्तूप का रूप ले लेता है। तो इसको ना स्तूप बर्फ मतलब बर्फ स्तूप नाम दिया गया है। तो वो भी ऐसे एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम में जरूर बताना था कि मतलब एक प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं ना कि इन चीज़ों का समाधान हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो आप सिक्किम की जिलों का जो मॉडल हमारी सरकार अपना रही है, वहाँ पर किस प्रकार आपदा प्रबंधन की टीम लगातार वहाँ पर अच्छे प्रयास कर रही है, तो वो एग्जाम्पल आप बता सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा हम एक केस स्टडी यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट इथिक्स है उसके सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा यहाँ से यदि जीएस के 3 और पेपर फर्स्ट में भी क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएगा किस प्रकार हम हमारा आंसर हमें लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक केस स्टडी देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आमतौर पर यह माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा अचानक आती है, लेकिन अनेक पर्यावरणविदों का यह मानना है कि आपदा अचानक नहीं आती है, बल्कि मानवीय गतिविधियां इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है। इनका कहना है कि विकास के नाम पर पर्यावरणीय प्रतिरूपों से छेड़छाड़ विनाश को ही लाएगा। अपने विचार के पक्ष में ये इन तर्कों को प्रस्तुत करते हैं कि पहाड़ों को काटकर यातायात के साधनों को निर्मित करना या फिर नदी जल को मानवीय उपयोग के लिए रोक लेने से भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि हुई है। इनका स्पष्ट मानना है कि ऐसे हर विकास से बचना चाहिए जो पर्यावरण से छेड़छाड़ पर आधारित हो। इस विषय पर आप क्या सोचते हो? आपकी राय में विकास और पर्यावरण के बीच में किस प्रकार का संतुलन साधा जा सकता है? देखो यहाँ पर हम इसको एज ए मतलब केस स्टडी के रूप में एक फॉर्मेट के रूप में देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद है ना इसका केस स्टडी को सुलझाने की कोशिश करना। मैंने लास्ट वीडियो में ना बताया है कि किस प्रकार केस स्टडी को सुलझाना चाहिए। यदि आप डेली बेसिस पर ऐसी छोटे-छोटे कदम उठा सकते हो ना, तो मेरी ये गारंटी है इथिक्स के पेपर में आपको बिना ज़्यादा बड़े प्रयास किए अच्छे नंबर आ सकते हैं। इस बार मुझे इथिक्स में 126 मार्क्स प्राप्त हुए हैं और इंटरव्यू कॉल कराने में मतलब बहुत अच्छी भूमिका रही है। इथिक्स और ऐसे पेपर की मतलब दोनों में अच्छे मार्क्स हैं। हिंदी मीडियम में मतलब अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, मतलब ये गलतफ़हमी रहती है कि आते नहीं हैं, आ सकते हैं, लेकिन अच्छे से आप इनको तैयार कर लीजिए। तो इस वीडियो को पॉज़ करके आप इस केस स्टडी को अपने शब्दों में आप सुलझाने की कोशिश करना कि किस प्रकार मुझे लिखना चाहिए।
चाहिए। और यहाँ से GS3 में जो आपदा प्रबंधन है वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा डेवलपमेंट मतलब आजकल कैसा हो गया जिसके कारण काफ़ी मतलब इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं, तो वैसा क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। तो उसमें हम कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो आगे हम देखते हैं किस प्रकार एक केस स्टडी को हमें सुलझाना चाहिए। तो जब भी आप केस स्टडी मतलब सुलझाते हो या मतलब आंसर करते हो इसका, तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि आप ना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन जरूर लिखना। तो आज जैसे ये केस स्टडी हमने लिखी है तो मैंने कोशिश की कि हाल ही में जैसे उत्तराखंड में जो भी समस्या या त्रासदी आई है, फिर से मतलब हम विकास और पर्यावरण के बीच जो नैतिक दुविधा है ना उनको उजागर किया है, मतलब जो समस्याएं संकट है ना कि हमारा डेवलपमेंट सही है कि नहीं उसको फिर से चैलेंज किया है प्रकृति ने। तो इंट्रोडक्शन में आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हो, या आप इंट्रोडक्शन में ऐसे चीज़ें लिख सकते हो कि इससे जुड़ी हुई जैसे कि हाल ही में आईपीसीसी की जो फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट आई है उसने भी ये बात उजागर की है कि हमारा डेवलपमेंट सही नहीं है। इसके कारण क्या हो रहा है कि भविष्य में वैश्विक तापन से ग्लेशियर पिघलने वाले हैं और उनसे जुड़ी जो समस्या है ना उनके लिए हमें तैयार रहना होगा। तो वो भी आप एक अच्छी सी इंडेक्स के साथ में इसको शुरू कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इथिक्स के शब्दावली में इसको ज़्यादा लिखना है। जीएस के तरह से नहीं लिखना। यदि इसको मैं जीएस थर्ड में लिखता आपदा प्रबंधन में, तो वहाँ पे निश्चित रूप से इंट्रोडक्शन में ये लिखता कि आईपीसीसी की 5वीं जो रिपोर्ट आई है ना उसमें ये बातें बताई गई है कि हिमालय के रीजन के जो ग्लेशियर है ना वो पिघल रहे हैं और इनके वजह से आने वाले समय में हिमालयन रीजन में बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन की समस्याएं बढ़ने वाली है। तो इंट्रोडक्शन रोचक बनाने के लिए हम अलग अलग पेपर में अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे इसमें यहाँ पर इथिक्स के रूप से ही कोशिश की है कि नैतिक दुविधा को इसमें लिखने की कोशिश की है। और जब जीएस थर्ड में या जीएस फर्स्ट में लिखता तो उसमें कोई रिपोर्ट के द्वारा मैं इस आंसर को शुरू करता। तो मेरी ये कोशिश है कि जो हमने लेसन पढ़ा है उसको हम कैसे आंसर राइटिंग में यूज में ले सकते हैं, किस प्रकार हम आंसर का फॉर्मेट बना सकते हैं, वो भी आपको साथ में बताता चलूँ। फिर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं केस स्टडी में, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद में स्टेक होल्डर अप्रोच हमें बतानी चाहिए, यानी हितधारक। अब बहुत से दोस्तों को ये पता नहीं होता कि हितधारक कैसे फाइंडिंग करने होते हैं। यार केस स्टडी में जिन लोगों को शामिल किया या प्रकृति को भी हम शामिल कर सकते हैं, तो उनके वो इस केस स्टडी में हितधारक होते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, नागरिक हो गए, मतलब लोग कल जनधन की हानि हुई है ना, तो नागरिक भी इसमें शामिल है, सरकार और प्रशासन भी शामिल है कि सरकार वहाँ पर किस प्रकार डेवलपमेंट कर रही है, सरकार किस प्रकार आपदा प्रबंधन की टीम वहाँ पे काम कर रही है, पहले से मतलब जागरूक है कि नहीं कि ऐसी समस्या आ सकती है, तो उनको हम देख सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो संस्था इन्वायरमेंट को लेकर सेंसिटिव बातें करती है या जो इनको रियल में प्रैक्टिकल चीज़ें करती हैं, तो उनको हम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति भी अहम है, ऐसी केस स्टडी में प्रकृति को भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर नैतिक द्वंद्व कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे मुद्दे आने वाले हैं जिनमें कहीं न कहीं डिसीजन लेने में समस्या आती है। तो हम देख सकते हैं कि विकास बनाम पर्यावरण की समस्या है, मानवीय आपदा बनाम प्राकृतिक आपदा की समस्या है और प्रकृति बनाम मानव की समस्या है। तो कुछ दोस्तों में को ये दिक्कत रहती है कि नैतिक द्वंद्व कैसे फाइंडिंग करें। तो ये तो दोस्तों, जब आपकी एक बार स्टडी अच्छी हो जाएगी ना, सिलेबस आप ढंग से पढ़ लोगे, तो ईजिली आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी किस प्रकार केस स्टडी में नैतिक द्वंद्व फाइंडिंग करते हैं। और यहाँ पर मेरा ये मानना है कि नैतिक द्वंद्व फाइंड करने के लिए दो चीज़ों को आप है ना विपरीत रखो कि ये वर्सेज ये होने वाला है, तो नैतिक द्वंद्व ईजिली बन जाते हैं। फिर ईजिली एक समय के बाद में, प्रैक्टिस के बाद में नैतिक द्वंद्व आप लिखने लग जाओगे। इसके अलावा नैतिक मुद्दे कैसे फाइंडिंग करते हैं, ये तो बहुत आसान होता है। जिस केस स्टडी में मूल समस्या जो आती है ना उन्हीं को आप नैतिक मुद्दे बना लो अपने, कि जैसे इसमें मूल समस्या क्या है, सतत विकास की और संपोषणीय विकास की समस्या है। इसमें एक मूल समस्या ये कि आर्टिकल 21 ए के अंदर हम इन्वायरमेंट और जीवन के अधिकार को लेकर बातें करते रहते हैं, तो वो आप इसको बता सकते हो। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जब भी ऐसी समस्या आती है ना, तो इन समस्याओं के कारण वंचित वर्ग को सबसे ज़्यादा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो वो आप उनको भी शामिल कर सकते हो। तो ये हमारे नैतिक मुद्दे हो गए। इसके अलावा अब केस सिस्टम में बताएगी कि आपके पास ऐसा क्या विकल्प है कि हमारा डेवलपमेंट सही हो जाए, या आप कुछ सुझाव दीजिए, तो उस हिसाब से आप अपने आंसर को बता सकते हो। जैसे इसमें पहला पॉइंट है कि मानव सभ्यता के लिए विकास अनिवार्य है। यार विकास तो करना होगा ना, विकास के बिना तो हम नहीं बढ़ सकते आगे, लेकिन हमारा विकास कैसा होना चाहिए, सस्टेन डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि गांधीवादी दर्शन में भी हम देखते हैं कि गांधी जी ने बताया है कि प्रकृति ने मतलब मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए काफ़ी मतलब संसाधन दिए हैं, लेकिन मनुष्य के लालच को पूरा कभी नहीं किया जा सकता, और मनुष्य के लालच की वजह से भी ये समस्या आ रही है। तो ये हम बता सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर क्या है कि स्थानीय लोगों ने काफ़ी मतलब पहले से ही इन चीज़ों को काफ़ी उजागर किया है, लेकिन उन लोगों की बातों को सुना नहीं गया, प्रॉपर वे में उन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो जैसे हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन काफ़ी मतलब 1970-80 के दशक में हुआ था। उन्होंने भी वहाँ पे जो अवैध वन कटाई है या बांध निर्माण है को लेकर काफ़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया या उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आज है ना प्रकृति पर मानवीय हस्तक्षेप जारी है, उसका दुष्परिणाम आज हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कभी केदारनाथ जैसी समस्या आती है, केदारनाथ जो पहले 2013 में बाढ़ आई थी, और जब जैसे कल जो घटना घटी है उसको हम बता सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि शहरीकरण और औद्योगिकरण ने जहाँ एक तरफ मानव को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की है,
वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को विकास में शामिल नहीं किया। और आज हम देख सकते हैं कि कंक्रीट के जंगलों ने किस प्रकार प्राकृतिक आर्द्रभूमि और झीलों, नदियों को समाप्त कर प्राकृतिक आपदाओं को जन्म दिया है। और इसके कारण हम देखते हैं कि शहरी बाढ़ के जो पीछे कारण है ना, सबसे बड़े कारण ये मिलेंगे कि वहाँ का जो कैचमेंट एरिया था ना, नदियों का, आर्द्रभूमियों का, उन्होंने क्या कर दिया, उसमें कंक्रीट बना दिए, मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। तो ये चीज़ें हमने ध्यान नहीं रखी कि जब हमने डेवलपमेंट किया था ना, डेवलपमेंट के दौरान हमने आपदा प्रबंधन नहीं किया। यानी दोनों साथ-साथ चलने चाहिए कि हम जैसे एक सड़क बना रहे हैं, तो सड़क के किनारों दोनों क्षेत्रों पर जो भी वहाँ पे आपदाएँ आ सकती है, कि जैसे कहीं बाढ़ आती है तो वहाँ पे हमें पुल बनाना चाहिए था। जहाँ पर ज़्यादा पानी एकत्रित होता है तो वहाँ पर नालियाँ इस प्रकार या निकासी इस प्रकार करनी चाहिए कि पानी एकत्रित ना हो। इसलिए मतलब डेवलपमेंट जब करते हैं तो उसके साथ-साथ हमें आपदा प्रबंधन को भी शामिल करना चाहिए। आगे का पॉइंट है कि प्रकृति और मानव विकास के मध्य संतुलन कायम करने के व्यक्तिगत उदाहरणों में यदि हम देखें, ऐसे उदाहरणों में बता सकते हैं कि किस प्रकार इन समस्याओं को समाधान हम निकाल सकते हैं। जैसे सोनम वांगचुक क्या कर रहे हैं कि लद्दाख में क्या कर रहे हैं, वहाँ का जल संरक्षण कर रहे हैं और स्तूप बर्फ के माध्यम से जल संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। वहीं हम असम में देखते हैं कि जादव पायांग किस प्रकार माजुली द्वीप को बचाने के लिए वनों का विस्तार कर रहे हैं। तो मतलब ये व्यक्तिगत प्रयास भी है। देखो कितने अच्छी, मतलब ये चीज़ें मोटिवेट करने वाली है कि कुछ लोग हैं, मतलब जो कि इन्वायरमेंट को बचाने का काम कर रहे हैं। तो मतलब व्यक्तिगत स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे एग्जाम्पल होना, तो वो आप अपने आंसर में बताओ। और ये इथिक्स का एग्जाम्पल है, तो इथिक्स के एग्जाम्पल में बिना मतलब अच्छे एग्जाम्पल के बिना आंसर कैसे लिखोगे? पहले से तैयार करके रखना है। फिर आगे हम बता सकते हैं कि इको सेंसिटिव जोन में किसी भी प्रकार के यदि विनिर्माण कार्य होते हैं, तो वहाँ से पहले हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन करना चाहिए। यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी जो भी आप कार्य कर रहे हो, जैसे उत्तराखंड में जो भी बांध बनाए जा रहे हैं, तो इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव होने वाला है। तो ये जब भी नीति बनती है ना, तो इससे पहले आप ये आकलन कर लो कि यार जो बांध बनाएंगे ना हम, इसकी वजह से ये हो सकता है, मतलब इससे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा एक टर्म ऐसा भी चर्चा रहता है कि जो भी आप गतिविधियां कर रहे हो ना, तो उसमें सोशल इम्पैक्ट मतलब करो आप, कि मतलब जो भी आप कर रहे हो तो इसकी वजह से समाज में क्या होने वाला है, आसपास के वंचित लोगों को इनका क्या नुकसान होने वाला है या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो ऐसे बिंदुओं को आप बता सकते हो। लास्ट में एक अच्छा सा निष्कर्ष होना चाहिए कि अतः कहा जा सकता है कि विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन कायम करने के लिए हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलों, जैसे पेरिस जलवायु समझौते की बात की जा रही है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल रूप में उसको लागू नहीं किया, क्योंकि उसमें ये बात की गई ना कि हमें जो प्री इंडस्ट्रियल ईरा है उससे हमें लगभग 1-2 डिग्री सेल्सियस तापमान हमें कम करना है, और यही ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा और यही हमारे ग्लेशियर को बचाएगा, पृथ्वी को बचाएगा। तो अभी तक ये इनिशिएटिव प्रैक्टिकल में कहाँ दिखाई दे रहे हैं, केवल बातें कर रहे हैं। अभी मतलब सबको एक साथ आना चाहिए, पॉजिटिव वे में लिखना चाहिए कि नहीं, इन चीज़ों को हमें प्रैक्टिकल रूप में लागू करना है। और जैसे एसडीजी लगे, यूएन ने एसडीजी लक्ष्य 2015-30 तक घोषित किए, उनको 2030 तक हासिल करना है। तो यदि इन सब चीज़ों को हासिल करना है तो हमें सस्टेन डेवलपमेंट की ओर सोचना होगा। तो इस प्रकार हम एक केस स्टडी लिख सकते हैं, और इन्हीं में से आप ये आइडिया निकाल के जीएस फर्स्ट और जीएस थ्री में जैसे भी इन्वायरमेंट का कोई टॉपिक आता है ना, उसमें आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो। उसमें थोड़े एग्जाम्पल उस हिसाब से हो सकते हैं, अलग तरीके से हो सकते हैं। तो ये आज का लेसन था। दोस्तों पसंद आई तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।